और पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से शिवानी दानी और आशुतोष ने एक बहुत अच्छा काम हाथ में लिया है, जिसमें एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, एक इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर तैयार करने का काम होता है। और उसी की कड़ी में आज भी यह कार्यक्रम यहां पर रखा गया है। वैसे तो एक्सपर्ट्स ने अपनी बातें कही है, सवाल जवाब भी हुए हैं। एक्सपर्ट्स से भी ज्यादा एक्सपर्ट जो है वो हमारे नितिन जी हैं, और नितिन जी की भी बात आपके सामने हो गई है। तो मैं दुविधा में हूं कि मैं आपके सामने क्या कहूं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, कल एक बहुत बड़ी बात देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कही। मोदी जी ने कहा कि मेरे अगले 5 वर्षों में मैं भारत को दुनिया के पहले 3 अर्थव्यवस्थाओं में लाऊंगा, पहले 3 देशों में लाऊंगा। भारत की अर्थव्यवस्था ये पहली 3 अर्थव्यवस्थाओं में होगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि अमृत काल का ये जो संकल्प है ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक विजुअलाइजेशन किया था, इंडिया एट 2020, 2020 का भारत, और 2020 के भारत को क्या अवसर है और उस ओर जाने का रास्ता क्या है, ये उन्होंने हमको बताया था। और उस समय उन्होंने एक डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की थी कि देश के अंदर जब 65% लोग युवा हो, जो कार्यबल के रूप में, मानव संसाधन के रूप में विकसित हो सकते हैं, इस प्रकार के एज ग्रुप में हो, तो भारत के लिए यह स्वर्णिम अवसर होगा। और यह अवसर कब शुरू हुआ? 2020 से यह अवसर शुरू हुआ कि जब हम दुनिया के सबसे युवा देश के रूप में हमारी डेमोग्राफी की रचना हुई। और मैं ऐसा मानता हूं कि दुनिया के इतिहास में जिन जिन देशों ने प्रगति की है, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, उन डेवलप्ड इकोनॉमीज के डेवलपमेंट का काल अगर हम पता करें, तो जब जब उनको डेमोग्राफिक डिविडेंड मिला, जब जब उनकी डेमोग्राफी ने इस प्रकार की युवा आयु वाले मानव संसाधन की परिकल्पना की, तभी उनका विकास हो पाया है। और वही अवसर हमको प्रदान हुआ। और मैं ऐसा मानता हूं कि ईश्वर की कोई अपनी व्यवस्था भी होती है। मैं तो ईश्वर को मानने वाला हूं, और ईश्वर की अपनी व्यवस्था होती है। मैं इसलिए कहता हूं कि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने तो कहा था, लेकिन 2020 की तैयारियां नहीं हो रही थी। हम लोग मिस करने वाले थे। वी वेर अबाउट टू मिस द बस, मिस द अपॉर्चुनिटी। हम लोग जानते हैं कि जब अपॉर्चुनिटी की ओर जाना था, उस समय देश में घोटालों का राज था। 2G, 3G, कोयला, पता नहीं कितने रोज घोटाले होते थे। हमारी अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से चरमरा गई थी। और ऐसे समय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व देश को मिला और देश में परिवर्तन आया। ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात है, इसको मोदी जी ने समझा। और मोदी जी ने सबसे पहले कहा कि भारत का अवसर क्या है? डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डिमांड। ये 3 चीजें भारत को अर्थव्यवस्था के शीर्ष पर लेकर जाएंगी। डेमोग्राफी हमारे साथ है, युवा मानव संसाधन हमारे पास है। हम लोकतांत्रिक देश है,
दुनिया लोकतांत्रिक देशों के साथ जाना चाहती है और 140 करोड़ का देश यानी हम कंज्यूमर भी है, हमारे पास डिमांड भी है। दुनिया को भारत की ओर देखकर ही मार्केट की कल्पना करनी होगी, क्योंकि 140 कंज्यूमर का देश ये मार्केट को डिक्टेट भी करेगा, ये मार्केट को डिसाइड भी करेगा। ये मोदी जी ने पहचाना और ये जो त्रिसूत्र हमारे सामने रखा, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डिमांड, इसके आधार पर भारत ने चलना शुरू किया और मात्र 9 वर्षों में हमारी भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। और जिन्होंने पौने 200 साल हम पर राज किया, उस ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को भी हमने पीछे छोड़ दिया, उससे भी आगे हम चले गए और अब दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर हम जा रहे हैं। और यह अमृतकाल क्यों महत्व का है? मोदी जी कहते हैं कि इंडिया एट 100, इंडिया इन 2047 हैज टू बी अ डेवलप्ड नेशन, इट हैज टू बी अ डेवलप्ड इकोनॉमी। और यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है, मैं ऐसा मानता हूं कि एक ऐसे काल से हम गुजर रहे हैं, वी कैनॉट मिस एनीथिंग। क्योंकि जो डेमोग्राफिक एडवांटेज होता है ये कोई जिंदगी भर के लिए नहीं होता, इसका भी अपना एक समय होता है। जैसे डेमोग्राफिक एडवांटेज के आधार पर चाइना ने पिछले 30 वर्षों में इस प्रकार से प्रगति की, चाइना बिकेम फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड। दुनिया का 30% प्रोडक्शन ये चाइना में शुरू हुआ। दुनिया की सप्लाई चेन चाइना सेंट्रिक हुई। दुनिया के व्यापार पर चीन ने अपना कब्जा जमाया। लेकिन अब चाइना की डेमोग्राफी नीचे जा रही है, उल्टी जा रही है। अब चाइना में डिपेंडेंट्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। और भारत के लिए भी हमारा जो अमृत काल है वो इसलिए महत्व का है, 2020 से 2035 हमारे डेमोग्राफी का उच्चांक है, 35 से 50 हमारी डेमोग्राफी स्टेबलाइज होने वाली है और 50 के बाद फिर हमारे यहां भी डिपेंडेंट्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। तो व्यक्ति प्रगति कब कर सकता है? आप देखिए, कोई भी क्रिकेटर 20 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में चरम पर चला जाता है, 25 साल की उम्र में चरम पर चला जाता है। ऐसे ही ये जो 15 साल पहले है, 2035 तक, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और हमारी दशा और दिशा को ये 15 साल डिफाइन करेंगे। और इन 15 सालों में हम लोग देश को इस प्रकार की पटरी पर डालेंगे कि 2047 तक एक विकसित देश के रूप में भारत तैयार होगा। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आज जिस प्रकार से मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को एक गति दी है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखिए, अर्थव्यवस्था का विस्तार तो चंद लोग भी कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए हमारे देश के जो 100 पूंजीपति है, ये भी अपने विस्तार से अर्थव्यवस्था का विस्तार कर सकते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था का विस्तार होते हुए उसमें भागीदारी ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विकसित देश तभी हो पाएगा जब उसमें भागीदारी होगी, उसका डेमोक्रेटाइजेशन होगा, तभी देश विकसित हो पाएगा। और इस बात को समझते हुए सबसे पहली लड़ाई हमारे देश ने गरीबी के साथ लड़ना शुरू किया। और ये जो सारी स्कीम्स, देखिए, जीडीपी ग्रोथ के लिए जो मोदी फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये है कि व्यक्ति के विकास से हम जीडीपी की ग्रोथ कर सकते हैं, गरीब के विकास से हम जीडीपी की ग्रोथ कर सकते हैं, गरीब की क्रय शक्ति बढ़ाकर हम वहां पर जीडीपी का विकास कर सकते हैं, जो मिडिल क्लास है उसको एक्सपांड करके हम लोग जीडीपी की ग्रोथ कर सकते हैं।
तो देश में जब 11 करोड़ शौचालय बनते हैं तो केवल उनके जीवन में परिवर्तन नहीं होता, 11 करोड़ शौचालय बनाने के लिए हमारी अलग अलग 32 टाइप्स की इंडस्ट्री को काम मिलता है, उसमें डिमांड क्रिएट होती है और उसके कारण देश का जीडीपी ग्रोथ भी होता है। जब 5 करोड़ मकान बनते हैं तो केवल मकान नहीं बनते, उन मकानों के माध्यम से डिमांड क्रिएट होती है, जिसमें से रोजगार क्रिएट होता है, जिसमें से लोगों के पास पैसा आता है, उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है, तो उसमें से उनकी भी ग्रोथ होती है और देश के जीडीपी की भी ग्रोथ होती है। तो जीडीपी ग्रोथ का एक नया फॉर्मूला गरीब के विकास से, गांव के विकास से, जो सामान्य आदमी है उसके विकास से मोदी जी ने तैयार किया। और इसका परिणाम क्या है, तो पिछले 9 सालों में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए। जो गरीबी रेखा के नीचे थे 25 करोड़, और ये छोटा आंकड़ा नहीं है, दुनिया के इतिहास में, अरे भाई 25 करोड़, जापान 12 करोड़ का देश ही 12 करोड़ का है, और कई यूरोपियन कंट्रीज तो 2 करोड़ की है, अमेरिका 30 करोड़ का है। तो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आना अमृत काल की ओर जाने का यह सबसे पहला रास्ता है। और इसके लिए क्या किया, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, इनोवेशन का उपयोग किया। आज हम देख सकते हैं कि एक जमाना था, हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं, 15 पैसे अंतिम आदमी को मिलते। 85% मनी गोज इनटू करप्शन, 85% पैसा करप्शन में जाता है। लेकिन आज मोबाइल, आधार और डीबीटी एक ऐसी ट्रिनिटी तैयार हुई कि जिस ट्रिनिटी ने ऐसी व्यवस्था खड़ी की, दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो अंतिम आदमी को पूरा 1 रुपया मिलता है। नॉट अ सिंगल पेनी गोज इनटू करप्शन। एक करप्शन फ्री डिलीवरी सिस्टम ये प्रधानमंत्री जी ने तैयार की, जिसके कारण आज भारत प्रगति कर रहा है। अभी अभी नितिन जी हमारे बीच से गए। आज जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भारत ने काम किया, आज देश में जिस प्रकार से सड़कें बनी, देश में जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, आज हम देख सकते हैं एक समृद्धि महामार्ग ये नागपुर से मुंबई तक बना तो पूरे विदर्भ का चित्र इसमें से बदलेगा। आज जो जिले विकास के लिए तरसते थे, उन जिलों में भी अब विकास आएगा, आना शुरू हो गया है। आज देखिए परिवर्तन क्या है, गढ़चिरौली जैसा जिला जहां पर केवल नक्सलवाद के लिए उसको जाना जाता था, अब वो स्टील सिटी ऑफ इंडिया बनने जा रहा है। वहां पर अभी एक स्टील प्लांट तैयार हो गया, 30,000 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट हो रहा है। परसों मैंने एक 10,000 करोड़ के और इन्वेस्टमेंट के लिए मंजूरी दी है। और धीरे धीरे स्टील सिटी ऑफ इंडिया ये गढ़चिरौली बन रहा है। भारत किस तेजी से काम करता है। अभी अभी हम लोगों ने अटल सेतु का उद्घाटन किया। ये अटल सेतु 22 किलोमीटर का सी ब्रिज है। ये देश का सबसे लंबा सेतु है। जिस समय मैं मुख्यमंत्री था उस समय हमने इसकी शुरुआत की थी, और कोविड का काल छोड़ दे तो मात्र 4.5 वर्षों में हमने अटल सेतु का काम पूरा कर दिया। और 22 किलोमीटर का सी ब्रिज बनने से लोगों को जो 60 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता था, उसकी जगह 22 किलोमीटर में वो जाते हैं, 2.5 घंटे लगते थे, अब 22 किलोमीटर पार करने को 15 मिनट लगते हैं। तो लोगों का पैसा भी बचा, श्रम भी बचा और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी सुधरी। हम लोग कभी सोचते नहीं थे कि देश में मेट्रो का इतना नेटवर्क तैयार होगा। आज देखिए नागपुर हो, मुंबई हो, पुणे हो, देश के कोने कोने में मोदी जी ने मेट्रो का नेटवर्क पहुंचाया। हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मिला, और वो भी ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिला, पोल्यूशन फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिला, क्वालिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिला। आज सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, अभी अभी केडिया जी से मैं बात कर रहा था, वो ईवी में 3 व्हीलर बनाते हैं। आज
इलेक्ट्रिक व्हीकल में जिस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज तैयार हुई, बड़े पैमाने पर हमारा सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में परिवर्तित हो रहा है। तो ये नया भारत जो है, इसमें नई संभावनाएं तैयार हो रही है। अभी हमने एआई के एल्गोरिदम का एक यहां पर उद्घाटन किया। अभी आने वाले जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये बहुत सारी चीजें बदलने वाला है। मैं 3 साल पहले एक एनालिसिस पढ़ रहा था, उस एनालिसिस में लिखा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 23 करोड़ जॉब्स को ऑब्सोलीट करेगा। पढ़ के मैं डर गया, मैंने कहा ये तो बड़ा खराब है, 23 करोड़ जॉब्स ऑब्सोलीट हो गए तो दुनिया में क्या होगा। लेकिन उसमें अगला वाक्य था, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण 25 करोड़ नए जॉब्स तैयार होंगे, नए जॉब्स का सृजन होगा। तो देखिए दुनिया बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस प्रकार के एल्गोरिदम्स तैयार कर रहा है, उसके कारण हमारे जॉब्स का नेचर भी बढ़ रहा है, हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ रही है। हम सभी ने कई बार हम लोगों ने पढ़ा होगा युवाल नोआ हरारी को, जिन्होंने सेपियंस करके किताब लिखी थी और होमो डियस करके किताब लिखी थी, बहुत फेमस हुई। उसमें उन्होंने लिखा था कि आने वाले जमाने में हमारी जिंदगी ये एल्गोरिदम्स के इर्द गिर्द घूमेगी। और ये बात भी सही है कि हमारी दुनिया भी एक एल्गोरिदम में जीती है। अगर दुनिया का भी हम लोग विचार करें तो दुनिया का जो संचलन होता है, दुनिया जो चलती है, एक एल्गोरिदम है। और आज इस प्रकार के एल्गोरिदम्स हमारे लाइफ को एक प्रकार से परिवर्तित करने वाले हैं। कई बार लोग घबराते हैं, जैसे कंप्यूटर आया था तो हमारे लालू जी ने उस जमाने में कहा था कि क्या कंप्यूटर खेती करेगा, सही जवाब सवाल था। लेकिन आज अगर हम देखें, इजराइल जैसे देश में सारी जो खेती होती है ये फर्टिगेशन इस प्रकार के टेक्नोलॉजी से होती है जो 100% कंप्यूटर संचालित है, जो 100% मॉड्यूल संचालित है। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब कोई नई चीज होती है, साइंस में कोई तरक्की होती है, उस तरक्की से घबरा कर हम घर में नहीं बैठ सकते या उसको नकार नहीं सकते। क्योंकि कोई भी इस प्रकार की तरक्की होती है, कोई टूल तैयार होता है, कोई मॉड्यूल तैयार होता है, कोई तंत्रज्ञान तैयार होता है। ये तंत्रज्ञान ये घोड़े की तरह है। व्यक्ति घोड़े से डर के फायदा नहीं है, घोड़े पर बैठकर व्यक्ति दौड़ सकता है। ऐसा ही टेक्नोलॉजी का है, टेक्नोलॉजी टूल है, इसको उपयोग करते हुए हम लोग जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जब मोबाइल आया तो लोग घबराते थे, कई बड़े लोग कहते थे भाई हमारे बस का रोग नहीं है। अब तो घर में बड़े बूढ़े सब लोग मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप भी कर रहे हैं, यूट्यूब भी देख रहे हैं, कंज्यूम भी कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बदलती हुई दुनिया है, इस बदलती हुई दुनिया को हमको समझना पड़ेगा। और इस बदलती हुई दुनिया में केवल देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए मानव संसाधन तैयार करने का काम भारत कर सकता है। ये क्षमता भारत में है। आज देखिए सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम्स भारत में तैयार हो रहे हैं, हमारे युवा तैयार कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से स्टार्टअप इकोसिस्टम, आज मुझे तो बोलते हुए खुशी है कि महाराष्ट्र आज स्टार्टअप का लीडर बन गया है। आज देश में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स ये महाराष्ट्र में है। और इसमें सबसे महत्व की बात क्या है, ये सारे के सारे स्टार्टअप मेट्रो सिटीज में नहीं है। ये स्टार्टअप्स की शुरुआत करने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग टियर 2, टियर 3 सिटीज से या गांव से भी आ रहे हैं। तो ये जो बदलता हुआ भारत है, ये हमको अमृत काल की ओर ले जाएगा। ये जो बदलता हुआ भारत है, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज तैयार करेगा। और विशेष रूप से हम लोग इस बात को समझे कि अब जो हमारा कैपिटल है, उस कैपिटल को हमको वाइजली डिप्लॉय करना पड़ेगा। आज देश में पैसे की कमी नहीं है, किसी प्रोजेक्ट के लिए कमी नहीं है। जिस समय समृद्धि महामार्ग में बना रहा था, उस समय लोग मुझ पर टीका करते थे, कहते थे
35,000 करोड़ का रास्ता बना रहे हैं, इससे तो दिवालिया हो जाएगा और इसकी आवश्यकता है क्या। आज परिस्थिति यह है कि अभी रास्ता अंतिम 50 किलोमीटर उसके बचे हुए हैं, 55,000 करोड़ रुपए उस पर खर्चा हुआ है। आज ही रास्ता कंप्लीट होने से पहले उसको सिक्योरिटाइजेशन करने के लिए मेरे पास 50,000 करोड़ का ऑफर है आज ही। और जब रास्ता पूरा होगा तो मैं आपको बोलता हूं 60-70 हजार करोड़ में हम उसको बेचकर निकल जाएंगे और वो सारा पैसा हम दूसरी जगह लगा पाएंगे। इस प्रकार से मार्केट बदला है, इस प्रकार से हमारे यहां पर निवेश जो है अलग अलग प्रकार से हो रहा है। इसलिए आज पैसे की कोई कमी नहीं है। और विशेष रूप से हम सबको ये समझ लेना पड़ेगा, बैंकों के फिक्स डिपॉजिट में पैसे की कीमत कम होती है, क्योंकि बैंक आजकल जो हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन है उससे भी कम ब्याज देता है, तो हमारे पैसे की वैल्यू कम ही होती है। इसलिए हम लोगों को अलग अलग ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे इन्वेस्टमेंट के, कि जहां पर कम से कम हमारा जो इन्फ्लेशन का रेट है उससे ज़्यादा पैसा हमको मिले, उससे ज़्यादा रिटर्न हमको मिले, तो हमारे पैसे की वैल्यू कम ना हो और हम कुछ अर्न कर पाए। तो इसके लिए आज हम लोग जब स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो उसमें इस प्रकार की बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन इसमें इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ही पैसा कमाता है। क्योंकि इल इन्फॉर्म्ड अगर हम लोग हैं, किस प्रकार से निवेश करना हमको पता नहीं है, तो कई बार हम लोग ऐसी चीज़ों के पीछे लग जाते हैं जहाँ शॉर्ट टर्म में गेंस तो होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा झटका लगता है कि हम लोग वापस नहीं आ सकते। एक कैलिब्रेटेड रिस्क ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको अगर हम लोग समझेंगे, और देखिए धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर बड़ा हो रहा है, और प्राइवेट सेक्टर में हम लोगों के लिए पेंशन वगैरह इस प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। व्यक्ति को अपने बुढ़ापे की व्यवस्था खुद करनी है, अपने पेंशन की व्यवस्था खुद करनी है, और अगर वो करनी है तो उसके लिए स्मार्ट निवेशक होना ये बहुत ज़रूरी है। एक स्मार्ट निवेशक अपने लाइफ को ठीक से प्लान करके, और अपने लाइफ में जब वो रिटायरमेंट लेगा, जब भी लेगा, 60 साल में लेगा, 65 साल में लेगा, उसके बाद उसको आवश्यक उतना पैसा वो कमा सकता है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज आज मार्केट ने दी है, लेकिन उसको समझना पड़ेगा। कोई ये कहेगा कि सरकार के भरोसे रहेंगे, फलाने के भरोसे रहेंगे, तो इससे नहीं होगा। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि अमृत काल में विकसित भारत की संकल्पना करते हुए अमृत काल का इन्वेस्टर भी इन्फॉर्म होना चाहिए, अमृत काल का युवा भी इन्फॉर्म होना चाहिए। पहले हमको लगता था ये फाइनेंस और स्टॉक मार्केट और ये सारी चीज़ें ये कुछ लोगों के लिए, हम लोगों का इससे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन हमारे लाइफ भी इसके इर्द गिर्द ही जुड़े हुए हैं। आज हम देखते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो, इनके सारे पेंशन फंड्स निवेश के लिए हमारे यहाँ आते हैं, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था में उनके पेंशन फंड पर उनके पेंशन को कवर करने के लिए जो रिटर्न चाहिए, वो रिटर्न देने की क्षमता नहीं है। वो क्षमता कौन से मार्केट में, तो उनको पता हो भारत के मार्केट में, क्योंकि भारत एक बढ़ता हुआ मार्केट है। भारत एक ऐसा मार्केट है जहां पर चाहे वो रियल इस्टेट हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो कैपिटल मार्केट हो, हर जगह रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, अच्छे तरीके से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। इसलिए आज ये सारे लोग भारत में निवेश कर रहे हैं, और ऐसे समय हम लोगों को भी आवश्यक है कि हम लोग स्मार्ट इन्वेस्टर बने। अमृत काल के विकसित भारत के विकसित नागरिक हम लोग बने। इस प्रकार की एक परिकल्पना को लेकर मनी बी की ओर से यह सारा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होता है, और मुझे बहुत खुशी है कि लाखों लोगों को शिवानी ने और आशुतोष ने आज इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनाया है। लाखों लोगों के जीवन में एक परिवर्तन आया है। जो लोग स्टॉक मार्केट के नाम से डरते थे, आज वो लोग भी समझ रहे हैं। जिनको म्यूचुअल फंड क्या होता है पता नहीं था, आज वो लोग भी म्यूचुअल फंड क्या है, उसको कैसे असेस करना है, उसमें कितना इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आपने यहाँ पर लिया। और भारत के अमृत काल पर तो मैं अगले 3 घंटे भी बोल सकता हूँ, लेकिन उतना समय ना आपके पास है ना मेरे पास है। इसलिए मैं इतना ही आज के समय अपेक्षा करता हूँ कि एक बहुत महत्वपूर्ण कगार पर हम खड़े हैं, और जो युवा पीढ़ी मेरे सामने बैठी है वो भारत का भविष्य है।
वर्तमान भी वही है। अगर ये युवा पीढ़ी अमृत काल को समझकर केवल अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगी तो भारत को डेवलप्ड नेशन होने से कोई रोक नहीं सकता। उस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी उस दिशा में हमको ले जा रहे हैं। इसलिए अमृत काल की शुभकामनाएं आपको देता हूं। और अमृत काल में राम मंदिर भी बन रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उस राम मंदिर के निर्माण की भी शुभकामनाएं आपको देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।